अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है रेड सेल्स ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। रेड ब्लड सेल दो तरीक़ों से डिस्ट्रॉय होते हैं। एक को हम हेमोलिसिस कहते हैं और एक को हम फ्रेजिलिटी कहते हैं। तो आज हम हेमोलिसिस भी डिस्कस करेंगे। हीमोलाइसिन्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ब्लड सेल्स को हीमोलाइज करती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। इसको करते कहते हैं कैसे हैं टेस्ट, और कौन से सेल्स हैं जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी से टेस्ट में जल्दी टूट जाते हैं, कौन से नहीं जल्दी टूटते। तो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। हेमोलिसिस किसे कहते हैं? हेमोलिसिस इज डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे रेड ब्लड सेल का टूटना और हीमोग्लोबिन का ब्लड के सर्कुलेशन में लिबरेट होना, इसको हीमोलिसिस कहते हैं। फ्रेजिलिटी कहते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू हीमोलिसिस, कि हमारे रेड ब्लड सेल कितने ज़्यादा ख़तरे में हैं कि वो हीमोलाइज हो जाएंगे। फ्रेजिलिटी दो किस्म की होती है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ये होती है ड्यू टू हाइपोटोनिक सेलाइन सोल्यूशन। अगर हमारे बॉडी में या हमारे हर सेल में जो साल्ट की कंसनट्रेशन है वो 0.9 0.852 0.9% होती है। तो अगर इस साल्ट की मिकदार कम हो जाए तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, और उसकी वजह से भी हमारे रेड सेल फट जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं। इसको हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कहते हैं। इससे मैकेनिकल फ्रेजिलिटी जो है ड्यू टू मैकेनिकल ट्रॉमा, बहुत सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आर बी सीज मैकेनिकली जो है ना टूट जाते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। जैसे ही रेड ब्लड सेल की एज पूरी होती है या कोई उसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, नुक्स आ जाए, तो हमारे जो मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, जिनको हम रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं, वो इसको इनगल्फ कर जाता है। तो इसी तरह नॉर्मली वो टूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर कोई अबनॉर्मेलिटी आती है तो वो किसी मतलब हमारे रेड ब्लड सेल उसको, सॉरी जो वाइट ब्लड सेल हैं वो इसको इनगल्फ कर जाते हैं, या कोई और बीमारी आती है तो उसकी फ्रेजिलिटी भी हो सकती है। ये हम इसमें देखते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारे ब्लड सेल्स को ब्रेक कर देते हैं, उनको हीमोलाइज कर देते हैं, उनको हम हीमोलाइसिन्स कहते हैं। ये कुछ केमिकल्स भी हैं हीमोलाइसिन्स। अल्कोहल है, बेंजीन है, क्लोरोफार्म है, ईथर है, एसिड्स हैं, अल्कलीज हैं, बाइल साल्ट्स हैं, सेपोनिन। केमिकल पॉइजन्स हैं, कुछ आर्सेनिक प्रिपरेशन है, कार्बोलिक एसिड है, नाइट्रोबेंजीन है और रेजेंस हैं। कुछ बैक्टीरियल हीमोलाइसिन है, स्टेफिलोकोकस हीमोलाइसिन्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकल हीमोलाइसिन्स हैं। कुछ स्नेक वेनम्स हैं जो हमारे ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें कोबरा वेनम है। ये हमारे, इनको हम हीमोलाइसिन्स कहते हैं। अब बात को अच्छी तरह समझ लें। एक हेमोलिसिस है, एक फ्रेजिलिटी है। हेमोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फ्रेजिलिटी है ससेप्टिबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द ब्लड सेल्स। अब कब ये कम और ज़्यादा होती है वो हम देखते हैं। Osmotic fragility measures the resistance of erythrocytes in the hypotonic saline solution. It is done by using the different strengths of saline solution in test tube ranging from 1.2% to 0.2%. One drop of blood is added in each tube, mixed well and left undisturbed for 10 to 15 minutes. Results are analyzed directly or after the centrifugation. हमने क्या करना है, हमने उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स लेनी है सलाइन सोल्यूशन की। 0.2% से 1 पॉइंट, मतलब ये हाइपोटोनिक होगा और ये हाइपरटोनिक होगा। तो उस रेंज में हम 1 ड्रॉप डाल देंगे ब्लड का। 10 से 15 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद हम हेमोलिसिस ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सबसे बेस्ट वे है कि हम जो हमने टेस्ट ट्यूब्स ली हैं उनको हम सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर हमारे पास सुपरनेटेंट में नो हेमोलिसिस है, सेल सेडिमेंट्स एट द बॉटम, सेल्स जो हैं वो बॉटम के में सेडिमेंट कर जाएंगे, तो जो हमारा सुपरनेटेंट होगा उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगी, तो हम ये कहेंगे कि हेमोलिसिस नहीं हुई। स्टार्ट ऑफ हेमोलिसिस, अगर हेमोलिसिस अभी शुरू हो रही है, सेडिमेंट भी होंगे हमारे पास प्लस रेडिश सुपरनेटेंट भी होगा, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है वो रेड होगा। साफ तरह आरबीसी टूटेंगे, हीमोग्लोबिन बाहर निकल आएगी और वो नीचे सेडिमेंट नहीं होती। हेमोलिसिस अगर फुल हो चुकी है, नो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन नहीं होगी,
साथ में रेडिश सुपरनेटेंट होगा। अगर जो हेमोलिसिस है या आपको थोड़ा बहुत रेड कलर मिलता है तो 5-10 मिनट 15 मिनट और वेट कर लें, क्योंकि जो नीचे बैठ गए हैं रेड ब्लड सेल सेडिमेंटेशन में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हीमोलाइज हो जाएंगे और वो सारे का सारा कलर जो है सुपरनेटेंट का रेड हो जाएगा। तो इसलिए अगर स्टार्ट ऑफ हेमोलिसिस आपको मिलता है तो आप 5-10 मिनट मज़ीद वेट कर लें। अब हम देखते हैं कि जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो कौन से कंसंट्रेशन पे हेमोलिसिस नहीं होगी, कौन से पे होगी। 0.6% तक नो हेमोलिसिस हो, कोई हेमोलिसिस नहीं होगी, हमारे रेड ब्लड सेल इतना बर्दाश्त कर जाते हैं। ऑनसेट ऑफ हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाता है अराउंड 0.45%, क्योंकि हम डाउन पे जा रहे हैं ना। कंप्लीशन ऑफ हेमोलिसिस 0.35%। अब आप देख लें कि हमारे जो नॉर्मल ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है या जो साल्ट कंसनट्रेशन वो 0.9% होता है। मतलब 0.9 पे हेमोलिसिस नहीं होगी, 0.8 पे या 0.85 कह लें, या 0.7 पे 0.6 पे तक नहीं होगी हेमोलिसिस। जैसे हम इसकी कंसनट्रेशन कम करेंगे साल्ट की, तो उससे होता क्या है असल में, एंडो ऑस्मोसिस होती है कि जो बाहर का पानी है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है। जब सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो उसको बस्ट कर देता है, इसको हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके ज़रिए ये मतलब आरबीसी फट जाते हैं। कंप्लीशन ऑफ हेमोलिसिस 0.3% पे ना सारे के सारे हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो हेमोलाइज कर जाएंगे, इतना इससे नीचे पे बर्दाश्त नहीं करते। ओनली ओल्डर सेल्स आर हेमोलाइज्ड एट 0.45%। जो हमारे ओल्ड सेल्स हैं, जो इनकी लाइफ स्पैन पूरा होने वाले हैं 120 डेज 115 डेज, वो 0.45% पे हेमोलाइज होना शुरू हो जाएंगे। ओनली द यंगर सेल्स, जो बिल्कुल नौजवान फुल पोटेंशियल वाले सेल होंगे, वो 0.03% पे हिमोलाइज हो जाएंगे। मतलब हिम 0.03 पे तो सारे ही हो जाएंगे ना हिमोलाइज। तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है कि हमारे ब्लड सेल के अंदर काफ़ी कैपेसिटी है साल्ट रेंज कंसंट्रेशन को बेयर करने की, बर्दाश्त करने की। मतलब कि आप जो सेल हमारे 0.85% पे रहते हैं वो 0.6 तक भी बर्दाश्त कर सकते हैं, 0.5 से ऊपर ऊपर भी बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन जैसे 0.5 होगा, वो 4-5 होगा, तो सेल्स हैं हिमोलाइज होना शुरू हो जाएंगे। अब इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स रिड्यूस्ड इन, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इन सेल की जो रेजिस्टेंस है साल्ट को बर्दाश्त करने की वो कम हो जाती है। स्लाइन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, इसमें आरबीसी जल्दी हीमोलाइज हो जाएंगे। एक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमियाज जितने भी हैं, एक्वायर्ड हीमोलिटिक, और उसमें भी ये जल्दी हीमोलाइज हो जाते हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीज ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है ये जब ज़्यादा होती है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, आरबीसी जल्दी नहीं डैमेज होते हैं। उसमें जो बीमारियां हैं वो थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं। मैंने इसके प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, आपको इसकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी की जो थ्योरी है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसको आप पढ़ें समझें, अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।